Here we start with the topic types of sampling, probability sampling and non-probability sampling. First of all, we come to know what is sampling. Sampling means selection of a particular group or sample to represent the entire population. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है. सैम्पलिंग का मतलब है कि हमें एक ग्रुप सिलेक्ट करना होता है कुछ टेक्निक से, कुछ रूल से, जो कि एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे. सैम्पलिंग का मतलब यही हुआ कि हम एंटायर पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट सिलेक्ट करें पॉपुलेशन का, जो उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो. इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं. मतलब जो हमने सिलेक्ट किया पॉपुलेशन का पार्ट, दैट इज़ सैम्पल, और जो हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उस सैम्पल पे कुछ टेक्निक्स लगा के कि पूरा रिप्रेजेंटेटिव हो आपके पॉपुलेशन का, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं. ठीक है. सैम्पलिंग दो तरीके की होती हैं. पहली होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, संभाव्यता प्रतिचयन, इसको हम हिंदी में संभाव्यता प्रतिचयन भी कहते हैं. दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन भी कहते हैं. इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे. थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है उसका मतलब होता है चांसेस ऑफ सिलेक्शन, कि किसी भी जो एलिमेंट्री यूनिट है उसके क्या चांसेस हैं जो हमारे सैम्पल है उसमें सिलेक्ट होने के, जो कि हमारी इंटायर पॉपुलेशन का है. जब सैम्पल के सभी यूनिट की प्रोबेबिलिटी सेम होती हैं सैम्पल में, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं. और जब सेम प्रोबेबिलिटी नहीं होती है हर एक यूनिट की, तो हम उसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं. अब एक एक करके इसको हम डीपली पढ़ेंगे. नंबर 1 इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दैट इज़ संभाव्यता प्रतिचयन. नंबर 1 इट इज़ रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग इन द सेंस, देखो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो रैंडमली होता है. जो सैम्पल यूनिट्स होती हैं उनका सिलेक्शन रैंडमली किया जाता है. कोई निर्धारित मानक नहीं होते हैं, बस रैंडमली हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं किसी भी यूनिट को. ठीक है. नंबर 2 है आपका ईच इंडिविजुअल of population has a fixed, known and equal opportunity to be a part of the sample. ठीक है. दैट इज़, अभी हमने कहा कि निर्धारित मानक नहीं होते हैं. निर्धारित मानक का मतलब ये है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें पूरे पॉपुलेशन में से कुछ स्पेसिफिक एरिया ही लेना है. ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, बट फिक्स ये होता है कि हमें सैम्पल ऐसा सिलेक्ट करना है जो इंटायर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो और उस सैम्पल की हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी सेम हो. मीन्स हम सैम्पल की हर यूनिट को इक्वली अपॉर्चुनिटी देंगे सिलेक्ट होने की. ठीक है. नंबर 3 इज इट इज़ बेस्ड ऑन द रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल. ये रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं. रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल यही होता है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी फैक्ट पर बेस्ड होकर कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते रहे हैं. जो हमारी कुछ टेक्निक्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनके थ्रू हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. नंबर 4 इज दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस. इसमें बायसनेस नहीं होती है, मतलब कोई भी आपकी बायसनेस की संभाव्यता जो होती है वो नहीं होती. देखो एक एग्जाम्पल से समझो. सपोज़ ये हमारे पास एक फिगर है जिसे आप एक सैम्पल समझ लो. ये जो आपका पूरा एक सर्किल है इसको आप एक सैम्पल समझ लो. ठीक है. ये जो पूरा आपका ये दे रखा है, ये दिस इज़ अ सैम्पल, और इसमें जो ये आपको कलर्ड बॉल्स दिख रही हैं, इसको आप यूनिट मान सकते हो, एलिमेंट्री यूनिट भी समझ सकते हो. ठीक है. तो एक हमारे पास एक मतलब एक बॉक्स आप समझ लो, उसमें बहुत सारी बॉल्स रखी हुई हैं. इसके बेसिस पर हम समझते हैं कि हमने कुछ बॉल्स हैं. यहाँ पे देखो इस वाले फिगर में हमने क्या किया, वो जो हमारा पूरा बॉक्स था उसमें से हमने कुछ बॉल्स जो हैं वो निकाल के यहाँ रख ली हैं. देखिए ये रखी कुछ बॉल्स निकाल के हमने यहाँ रख ली हैं, और हमने कोई भी इसमें रूल नहीं लगाया, कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया, और इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लिया. अब सपोज़ इस बैग में अगर 100 बॉल्स होती और मैं रैंडमली कोई भी बॉल निकाल के यहाँ मैंने सिलेक्ट कर ली, तो हर एक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होती सिलेक्ट करने की वो कितनी होती,
1/100। हर एक बॉल की कितनी होती, 1/100 हर एक बॉल की होती, कि कौन सी सिलेक्ट हो रही है, जस्ट बिकॉज कि मैंने कोई भी यहाँ पर रूल या कोई भी क्राइटेरिया नहीं सिलेक्ट किया। तो आप समझे कि इस सैम्पल में जितने भी यूनिट्स हैं उनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, सेम है इस केस में। तो ये आते हैं हमारे किसके अंदर, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दैट इज गैर संभाव्यता प्रतिचयन, ये इसका हिंदी का नाम है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। नंबर 1, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल होता है वो वर्क नहीं करता। मतलब हमारे पास हम ये नहीं है कि हम रैंडमली किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। वी विल चूज़ और सिलेक्ट एनी यूनिट बाय हैविंग सम रूल और क्राइटेरिया। ठीक है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक चांसेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी अ पार्ट ऑफ द सैम्पल। यहाँ पर हर सैम्पल की, हर यूनिट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती। मतलब हम यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया बना सकते हैं, जैसे हमें रेड बॉल नहीं लेना है, या फिर हमें सिर्फ ब्लू बॉल ही निकालनी है, या हम उनके नंबर पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हमने 5 बॉल निकालनी है जिसमें 2 नीली हो 3 लाल हो। ठीक है, तो हमने कुछ रूल्स लगा दिए जिससे क्या हुआ कि जितने भी आपके यूनिट थी इस सैम्पल में, उनके सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अलग अलग हो जाती है, सेम नहीं होती है। अगर मैंने कर दिया कि मुझे ब्लू बॉल नहीं निकालनी है, तो बाकी जितनी बॉल्स हैं उनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आप काउंट कर लोगे, ब्लू की उनके मुकाबले कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी सिलेक्ट होने की, जस्ट बिकॉज हम उनको सिलेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो ये एक रूल्स जब लग जाता है तब हम कहते हैं सारे जो हमारे यूनिट हैं हमारे सैम्पल में, उनके सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो गई। All the individuals of the universe are not given an equal chance to be a part of the sample। ठीक है, इसका भी सेम मतलब है कि आपका जो हमने ऊपर समझाया है बिल्कुल वही सेम मीनिंग है कि यूनिवर्स की सभी यूनिट की जो सैम्पल हैं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती है, सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने फिर से समझा। हमने फिर से वही ले लिया, एक बॉक्स ले लिया है जिसमें कलर्ड बॉल रखी हुई हैं। अब हमने क्या किया कि हमने इसमें से कुछ बॉल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, जब हमने सिलेक्ट करी तो अब हमने जब हमने सिलेक्ट करी तो हमने क्या किया, एक वो लगा दिया इसमें रूल कि हमारे पास 4 तो नीली बॉल हों, 3 पीली बॉल हों और 3 हरी बॉल हों। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने कितनी निकालनी, देखिए 4 + 3 7 + 3 10। आपने 10 बॉल सिलेक्ट करनी है जिसमें से 4 आपकी ब्लू हो, 3 आपकी ग्रीन हो और 3 आपकी येलो हो। ये आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ऑलरेडी। तो क्या हुआ कि हर एक बॉल की जो सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई वो अलग अलग हो गई। इससे पहले मैंने आपको जो यही सेम डायग्राम दिखाया था जब हम रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल लगा रहे थे, तब हमने देखा था कि हर एक बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/100 थी। बट यहाँ पर हर एक बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/100 नहीं रह गई, क्योंकि वी हैव अप्लाई सम रूल्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ द यूनिट। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आपका जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आगे है, द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, कि मतलब क्या है इसमें कि जो आपका सिलेक्शन होता है रिसर्चर, जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, अगर कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उसकी यूनिट डिपेंड करेगी सब्जेक्टिव जजमेंट पर, इस पर सब्जेक्टिव जजमेंट पर। ठीक है, और ये जो सब्जेक्टिव जजमेंट होगा वो उसका खुद का होगा, रिसर्चर का।
उस पर कोई भी और कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। मान लो एक रिसर्चर एक जजमेंट दे रहा है, दूसरा दे रहा है, तो सबके अपने अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है रिसर्चर पर कि वो किस बेसिस पर जजमेंट तय कर रहा है अपनी यूनिट के सिलेक्ट करने का। ठीक है। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द पॉपुलेशन। जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है इस अजम्पशन पर कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो आपके पॉपुलेशन में, अगर आप उसका सिलेक्शन कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो कि अगर आप कोई भी सिलेक्शन लगा के अगर आप कह रहे हो कि हमें ये 3 नील बॉल लेनी है, तो नीली बॉलों पर वो सेम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फॉलो हो रही है। Therefore, the conclusion drawn by a sampler cannot be inferred from the sample to the whole population. Just because क्या हो रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हमने 4 कलर की बॉल ले रखी हो और हम सिर्फ 2 कलर की बॉल पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हों, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस सैम्पल को पूरे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली शो कर लें, क्योंकि वहाँ पर हर एक इवेंट के पार्टिसिपेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम नहीं होती है। तो इसलिए जो कंक्लूजन ड्रॉन होता है इस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, वो आपके होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने में सक्षम नहीं होता है। तो टिल हियर वी हैव लर्न व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड व्हाट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर।